बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पढ़ चुके हैं 9.1 एक्सरसाइज को ना। और क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जो हमने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन 11 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 11 की रकम को समझिए ज़रा गौर से। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी रकम के साथ अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर बैठते हैं। जैसे वो बाकी कुछ क्वेश्चंस में जब लेंथ या कुछ ऐसा लफ्ज़ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये एल की वैल्यू है। मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ और उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ आपको बताई हुई है एक्चुअली। ये देखिए सिचुएशन ये है। आप वैसे इस बात से वाकिफ़ भी हैं, पहले आपने कई ऐसे क्लॉक्स देखे होंगे जिनके साथ ये पेंडुलम्स जो हैं वो उनमें मौजूद होते हैं। तो मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि ये अगर उसकी जो रोटेशन है ना वो किस तरह से होती है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ। ये अगर सेंटर है तो ये ज़रा मैं बच्चों कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँ। ये है पोजीशन जो है पेंडुलम की। देखिए ये यहाँ इसकी मूवमेंट होनी है, ये पेंडुलम यूं मूव करता है, ये इस जगह पे। बात समझ आ रही है? तो अगर हम इसको एक्सटेंशन दें तो एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन ही है। ये उसका वो फिक्स्ड पॉइंट है पेंडुलम का, ये इसकी टिप है। समझ आ रही है बात? तो वो जो हमें कहा गया है द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो 20 सेंटीमीटर एक्चुअली ये वाली जगह है। तो अब बताइए, फैसला कीजिए ये किसकी वैल्यू है, ये एल है या आर है? तो ये सर्कल का रेडियस है तो इसका मतलब है ये आर आर। आर की वैल्यू है। और अब वो कहता है इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। हर सेकंड में वो जो स्विंग करता है, वो जो झूमता है, लेट से कि एक सेकंड में वो मैं इसको यूं बना देता हूं कि उस सेकंड पे अगर वो यहाँ तक स्विंग किया है और इस स्विंग पे जो उसने एंगल ट्रेस किया है, अगर वो 20 डिग्री है, 20 डिग्री, तो ये थीटा की वैल्यू है। तो हमें मालूम क्या करके देना है? अब मैं कुछ हिस्सा इसका मिटाना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने आपको मूवमेंट दिखाई थी। हमें जो मालूम करके देना है वो ये इतनी जगह की जो लेंथ है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड? उसी एक सेकंड, क्योंकि हर सेकंड वो 20 डिग्री एंगल स्विंग करता है, 20 डिग्री का स्विंग लेता है। तो हमें पता करना है कि उसी एक सेकंड में उसकी टिप कितना मूव की है। तो ये एल के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आप फिगर अगर साथ बना लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में भी आसानी और समझ ज़्यादा रहेगी आपको। बोलिए बच्चों, स्टेटमेंट क्लियर हो गई है सब बच्चों को? अब कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये काम तो हमने करना सीख लिया हुआ है। हमें सिर्फ जो थीटा डिग्री में दिया हुआ है हम उसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और ये हिसाब आपके सामने मौजूद है। क्योंकि 1 डिग्री जो है ये बराबर होता है 0.01745 रेडियंस के अप्रॉक्सीमेटली। तो 20 डिग्री में आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0.349 रेडियंस आ जाएंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूला से आपको जवाब मिलेगा। हाँ जी, ओके। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है फिगर के साथ, आप इस क्वेश्चन का तो ले सकते हैं, मैं आप इसको रिमूव कर रहा हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। ठीक हो गया। जी सर। चलें जो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 और 15 है उन पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया जी। इसकी रकम को भी समझना पड़ेगा स्टोरी, बल्कि मैं आपको एक समझाता हूँ इसके लिए। सूरत हाल यही है, पहले रकम पढ़ते हैं एक बार हम सारी। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. Hoop. Hoop के बारे में आप वाकिफ हैं बेटा? hoop किसे कहते हैं बच्चों? इस टर्म hoop से वाकिफ हैं आप?
नो सर। अच्छा जी, मैं आपको एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ। कभी आपने कोई ऐसा जो है स्टंट देखा हो, या ख़ास तौर पे जो सर्कस के जो इवेंट्स हैं उसमें जो अ, आपने देखा होगा किसी को परफॉर्म करते हुए कि एक रिंग होता है बड़ा सा लोहे का या स्टील का, जिसे अपनी बैली के साथ डाल के वो घुमा रहे होते हैं उसको। जी सर। देखा हुआ है ना ऐसी कोई परफॉर्मेंस? जी सर। उसी सर्कल को बेटा हूप कहते हैं। हम इसे यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक बड़े रेडियस का सर्कल, यानी कि एक बड़ा सर्कल कंसीडर करेंगे हम इसको। ठीक है। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन की पूरी स्टोरीज आसान लफ्जों में करके समझाता हूँ। आपको दो सर्कुलर शेप्स कंसीडर करनी होंगी। ऐसा कर लीजिए, एक आप ये जो है कोई जो बॉटल है, जैसे 1.5 लीटर की होगी पेप्सी कोक जो भी है, उसका जो कैप है उसे जहन में रखिए, और साथ में उसकी निस्बत एक बड़ा सर्कल में जो इजी अप्रोच में होगा मैं उस पर बात कर लेता हूँ। किसी आपकी वो जो करीम की शीशी की आपको कोई जो है वो कैप कंसिडर कर लें, तो समझ आ गई आपके पास दो सर्कुलर चीज़ें कौन सी हैं जी? जी। ठीक है। अब जो वो जी छोटे सर। वाला जो बॉटल वाला कैप है ना, उसके साथ एक वायर लपेट दें, फ्लेक्सिबल सी हो। याद रहे ये जो आपका छोटे वाला सर्कल आप कंसीडर कर रहे हो, ये इस फिगर में ये वाली जगह है, और इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। वो जो बॉटल का कैप है उसके साथ आप एक उसकी बाउंड्री पे एक वायर लपेट दें, दैट में बी फ्लेक्सिबल वायर जो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अब उस वायर को वहां से उतार के सीधा कर लें, मतलब इसको जहां से वो उस कैप के ऊपर से वैसे उतर जाएगी, और उसे उतार के एक जगह से उसे कट कर लें। कट करके उसे सीधा कर लें। सीधा करके और उसे दोबारा वो जो बड़ा साइज वाला कैप है आपके पास उसके गिर्द लपेटते हैं। ये देखिए ये वाली जगह जो है, जिसे डबल शेड करके बताया जा रहा है, जिसे अब मैं रेड कलर के साथ कोशिश कर रहा हूँ, ये वो जो वायर वहां से उतारने से बनी थी, ये वो उस सर्कल के फर्ज किया इतनी जगह पे इसके साथ लिपट सकी, क्योंकि ये बड़े साइज का सर्कल है। इतना बच्चों आप लोगों को बात समझ आई है? हमें क्या करना है, हमें इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस बताया गया है 6 सेंटीमीटर, और बड़े वाले का 24 सेंटीमीटर। हमें जो कैलकुलेशन चाहिए, हमें जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो हमें बड़े सर्कल से चाहिए। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स। वो कहता है ये आपने वायर उस पर लपेट दी है, अब इसके एंड पॉइंट्स को अगर आप सेंटर के साथ मिलाते हो तो वो जो एंगल बनाती है वो वायर, ये एंगल हमने मालूम करना है। इस थीटा के लिए हमने क्वेश्चन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां से अगर 24 R की वैल्यू हम यूज करते हैं और थीटा के लिए क्वेश्चन हल करना है, अब हमारे पास जरूर एल होना चाहिए। ये इतनी जगह एल है, लेंथ ऑफ दैट वायर है। हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी तो हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकेंगे। ये एल कहाँ से मिलेगा? ये जो छोटे वाला सर्कल है उसके ऊपर जो वायर लिपटी हुई थी ये एक्चुअली उसकी लेंथ है। ये कैसे पता चलेगी कि वायर के ऊपर लिपटी हुई जो सर्कल के ऊपर जो लिपटी हुई वायर है उसकी लेंथ क्या है? तो बेटा इसके लिए आपको इस सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला यूज करना होगा, विच इज 2 पाई आर। किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और इस सर्कल का आर 6 है। तो जब आप उसे 2 पाई आर वाले फार्मूला में आर की जगह पे 6 लिखेंगे तो ये जो वैल्यू आ गई है, ये 12 पाई जो है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी उस सर्कल की ऊपर जो वायर लिपटी हुई थी उसकी लेंथ। हमारा तवज्जो कीजिए बेटे बात पे। ठीक है, सारे बच्चों को इतनी बात की समझ आ गई है? कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गई कि वो जो छोटे साइज का सर्कल था हमारे पास, उस पे जो वायर लिपटी हुई थी उसकी लेंथ हमने मेजर कर ली है। जी बेटा बोले। जी सर, समझ आ गया। ठीक हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब वो जो 12 है वो एल की वैल्यू है, जिसे हमने सी कहा। तो 12 पाई, पाई की जगह पे हम वो पाई की वैल्यू लिख के इसको पॉइंट्स में भी ले जा सकते हैं, फिलहाल इसे ऐसे रहने दिया। 12 पाई हमारी वैल्यू किसकी हो गई है? एल की। तो अब तो मुश्किल कोई नहीं है, आपको सेंटर ऑफ हूप पे बनने वाला एंगल पता करना है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा में अब आप एल की जगह पे 12 पाई और आर की जगह पे 24 लिखिए। पाई/2 रेडियन इज आंसर। क्वेश्चन कर लें यहाँ जी पे, सर। पूछ लें कहीं मसला लगा है तो। रकम की समझ आई और फिर हल करना क्लियर हुआ है कि नहीं?
जी सर सर। ऐसा क्यों किया कि पहले छोटे पे लपेट दिया फिर उसे देखिए देखिए बेटा मेरी काट बात। के और बड़े जी, पे? मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें वो हमें 3 में से 2 चीजें बता देता था, तीसरी हम मालूम जी करते थे। सर। 3 कौन सी? एल, आर और थीटा। एल थीटा। पता हो, आर पता हो, थीटा बड़ी जल्दी मालूम। उसने क्या किया कि जिस सर्कल से डाटा लेना है ना, उसकी एक चीज बताई है आर। एल के लिए भी वो इजाफी काम करवा रहा है हमसे, वो सीधे ही कह देता जी कि इसके ऊपर जो थीटा वायर के है लिए। उसकी लेंथ। इसलिए उसने दूसरी साथ में जो है वो सर्कुलर शेप भी कंसीडर की है। उस पे से हमने एल पता करके वो उसके सर्कमफेरेंस के क्राइटेरिया से हमें समझ आई कि जितना उस सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा उतनी उसके ऊपर जो वायर लिपटी हुई है की उसकी लेंथ लेंथ होगी। होगी। हाँ जी, तो वहां जी से सर। डाटा ला के फिर इधर दर्ज करना पड़ा, इसलिए हमें। जी। ठीक हो गया। अब जी सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जी। ये लीजिए जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन इक्वेटर। आप बेटा शायद ग्लोब से, नक्शा से वाकिफ हों। उस पे एक पोजीशन इक्वेटर होती है। तो उस पे 2 शहर हैं, ठीक है जी, जिनकी लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो आपको बताई जा रही हैं 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। उन दोनों शहरों के दरमियान का फासला मालूम करना है। टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। आर की वैल्यू आपको बता दी जा रही है। मैं अब इसको थोड़ा सा स्केच करता हूँ रफ वे में समझाने के लिए। ये हमारा जी वो हम कंसीडर करेंगे ग्लोब को। और यहाँ पे ऐसा होगा कि अब मुझे 2 सर्कल्स और बनाने होंगे इस पे। एक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और दूसरा मैं अगर यहाँ रखता हूँ, यहाँ इसका सेंटर प्लेस करते हैं कहीं से ये जी। अब जो हमें सिलसिला बताया जा रहा है वो ये कहता है ये देखिए जी, ये जो एंगल्स हैं उनके रिस्पेक्टिवली, कोई शहर एक का जो है वो 45 डिग्री है, दूसरे का एंगल जो है वो 25 डिग्री है। तो इन दोनों शहरों के दरमियान का एंगल कितना बन गया बेटा? इन दोनों के एंगल्स का सम। लेट्स से इफ दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, तो आपने उनके एंगल्स का सम निकाल लिया, वो 70 डिग्री हो गया, और उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। जो अपना अर्थ का रेडियस है वो आपको बताया जा रहा है 6400 किलोमीटर, और आपको मालूम करना है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। इस एल के लिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है जी। क्वेश्चंस बताइए मुझे। नो सर। ठीक है, इससे जी सर। ये एक्सरसाइज तो हाँ जी ख़त्म हो गई है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के सर हवाले। आपने एक प्रूफ भी करवाना था एल इज इक्वल आर थीटा वाला। हाँ, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला प्रूफ भी हम कर सकते हैं, अभी कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा किया आपने, याद करवा दिया। जी। ये हम अभी कर लेते हैं जी। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक रिजल्ट जो है बस वो हमें नोटिस में लाना है और मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन, प्रूफ दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, या वो कह सकता है डिराइव रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल। तो इसके लिए बेटा जी आप पहले तो ये बताइए कि आपने जो सर्कल कंसीडर किया है उसका रेडियस क्या है। लेट आर बी रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट ओ। हमने एक ऐसा सर्कल कंसीडर किया है जिसका रेडियस आर है और उसका सेंटर पॉइंट ओ पे है। दूसरी बात हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल। थीटा रेडियन क्या है? किसी आर्क जिसकी लेंथ एल है उसकी वजह से सेंटर पे बनने वाला एंगल है। ये सारी होगी हमारी सपोजिशन सूटेबल। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है।
कि सर्कल जो लिया है उसका रेडियस आर है, उसका सेंटर पॉइंट ओ पे पड़ा है, एल उस लेंथ उस आर्क की लेंथ है, और वो सेंटर पे एंगल थीटा रेडियन बना रही है। अब आपको एक ये जो हिस्सा है ये इतना, ये एक वेल नोन के वी नो दैट के साथ लिखेंगे, नॉन रिजल्ट है। और ये क्या कहता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे ये कहता है कि ये सर्कल के जो थ्योरम्स हैं उनसे रिलेटेड है बेटा, कि रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ एल टू द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर ऑफ अ सर्कल इज सेम एज थीटा 2 पाई। ये देखिए मैं जरा इस फिगर पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ये तो आप इस बात को मानेंगे कि ये जो एल है, आर्क की लेंथ है, ये जितनी ज्यादा कर देंगे उस वजह से एंगल उतना ज्यादा हो जाएगा, और जितनी इसको कम कर देंगे उस वजह से उतना एंगल भी कम हो जाएगा। इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होल्ड करती है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो थ्योरम हमें ये समझाता है कि एल है सर्कल पे लगे हुए एक आर्क की लेंथ, छोटे हिस्से की लेंथ, और 2 पाई आर, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सर्कल के सरकमफेरेंस पे बात की, पूरे सर्कल की जो गोलाई है उसकी पैमाइश इन टर्म्स ऑफ लेंथ, दैट इज 2 पाई आर। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो रेशो एल और 2 पाई आर में होती है, ये एल और 2 पाई आर का ताल्लुक किस चीज का है, ये लेंथ से। एल किस चीज की लेंथ है, आर्क की लेंथ। 2 पाई आर किस चीज की लेंथ है, पूरे सर्कल की गोलाई की लेंथ। ये सेम होती है, इनकी रेशो सेम होती है, इनको डिवाइड करने से जो जवाब आता है वो सेम आता है। किस से, इस एल की वजह से बनने वाले सेंट्रल एंगल थीटा और 2 पाई आर के बनने की वजह से बनने वाले एंगल 2 पाई के साथ, क्योंकि पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई होता है, यानी कि 360 डिग्री। तो हम कह रहे हैं इनको, इनकी रेशियोज को इक्वेट कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एल थीटा के बराबर है, मैं ये नहीं कह रहा 2 पाई के बराबर है। बात को समझिए कि एल और 2 पाई आर की रेशो और थीटा और 2 पाई की रेशोज सेम हैं। इनमें कॉमन पॉइंट क्या है कि एल उस आर्क की लेंथ है जिसकी वजह से सेंट्रल एंगल थीटा है, 2 पाई आर उस पूरे सर्कल की लेंथ है जिसकी वजह से इस पूरे सर्कल का एंगल 2 पाई है। तो ये रिजल्ट ही इसको प्रूफ करवा देता है। इसको सही से लिख लिया तो अगले स्टेप में समझ लें प्रूफ हो गया। तो आपको ये लाइन आपके जहन में बैठ रही है, ये हिस्सा के रेशो ऑफ द आर्क लेंथ एल टू द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर ऑफ अ सर्कल इज सेम एज रेशो ऑफ थीटा टू 2 पाई। जी बच्चों, जी सर। जी सर। अगर आपने इसे सही लिख लिया बेटा तो बस अब ये देखिए, रेशो का मतलब डिवाइड करना होता है। तो एल ओवर 2 पाई आर इक्वल आ गया थीटा ओवर 2 पाई के, 2 पाई को 2 पाई से कट करें तो एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा, या एल इज इक्वल टू आर थीटा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई? जी। ठीक है। जी सर। अब हाँ, और तो कोई मसला नहीं 9.1 से? नहीं सर। नॉट। ठीक है। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेक्चर को कवर करने के लिए कि वहाँ हमें टाइम थोड़ा लगे, आज कुछ बातें एक दूसरे नेक्स्ट एक्सरसाइज के हवाले से भी मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। उसके लिए वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। जी, ये बेटा मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। मैंने लफ्ज़ क्या यूज़ किया? Two mutually perpendicular lines. ये कौन सी होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस? बल्कि ये मुझे इस तरह से करना चाहिए था। रुकिएगा, मैं ज़रा इसको रिवर्स करता हूँ प्रोसेस को। लाइंस में ये लेता हूँ, रेज लेता हूँ। अब देखिए जी, ठीक हो गया जी। अब ये क्या करती हैं, ये हमारी प्लेन को, ये प्लेन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं? 4 बराबर हिस्सों में। इनको हर पार्ट को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है,
ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, आज मैंने आपको ये बताना, देखिए पहले आप कुछ बातों से तो वाकिफ होंगे, आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स जी नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव। आज हमारी बात ये है, हमारा टॉपिक ये है, हमने ये देखना है जी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें से कौन कहाँ पे पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ठीक है जी। अब बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आप वाकिफ हैं उनकी तरतीब से, अपना साइन कॉस टैन सेकंड कोसेकंड कॉट, ठीक है ना। तो याद ये रखिए, याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसको बिल्कुल अपने जहन में ऐसे प्लान कर लीजिए जैसे अपने अपने जहन के जो हैं वो 4 हिस्से बना लिए हों। उसमें जैसे 1 2 3 4 की तरतीब मैंने आपको बताई है, उसी 1 2 3 4 की तरतीब से ही आप यहाँ पे 4 लेटर लिख लें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ASTC। इन्हें आप किसी भी तरह से याद रख लें। इनके लिए जो कुछ देसी से फिक्रे बोले जाते हैं इसमें, आल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास, आल स्टूडेंट ऑफ 12 क्लास, जो मर्जी आप बोलना चाहें वो याद रख सकते हैं ASTC की तरतीब को याद रखने के लिए। A फॉर ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? ये क्वाड्रेंट का मतलब है कि अगर हमारा एंगल 0 से बड़ा और 90 से कम रहता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी पोजीशन जो है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, 90 का एंगल जो है ये क्वाड्रेंटल एंगल है, इस पे मैं अलहदा से आपको डेफिनेशन समझाऊंगा क्वाड्रेंटल एंगल्स की। अभी मैंने आपको ये कहा है कि अगर एंगल 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इट मींस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की पोजीशन में हैं। ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन पे यहाँ से कोई नंबर 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी नंबर आप अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी में भी दर्ज करते हो एंगल में, तो जो जवाब आता है वो उसका साइन प्लस का होता है, उसकी अलामत जमा की होती है। इस बेस पे हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए, ये एस से शुरू होता है, ये ASTC का जो फिक्रा है, जो जो लफ्ज है, ये आपने इस तरतीब के बाद अप्लाई करने, साइन कॉस और टेन। ये जो हमारे पहले 3 है ना, इनको जहन में रखें क्योंकि बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। यहाँ कोसेकेंड आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड आ जाएगा और यहाँ पे कॉट होगा। तो ये जो ASTC है ना, ये आपने किन के लिए, इन पहले तीनों के लिए रखना है जी। तो S से शुरू होने वाला कौन है अब इसमें? साइन है। और उस, साइन थीटा। हाँ जी, साइन, और दूसरा साथ में कौन, दूसरा क्या, क्या लिखा जाएगा जो उसका रेसिप्रोकल हो? कोसेकंड। हाँ जी, कोसेकंड। तो साइन है और साथ में कोसेकेंड है जी। तो याद रखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें, यानी कि जैसे ही आपका एंगल 90 से बढ़ता है और 180 से कम कम रहता है, इस हाथ में जब आप हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड इन दोनों की वैल्यूज की अलामात जो है वो पॉजिटिव होती हैं, और बाकी चारों डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो जो दोनों पॉजिटिव है वो मैंने यहाँ लिख दी है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ टी से शुरू हो रहा है, टी फॉर टेन, तो टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट ये पॉजिटिव है, बाकी चारों यहाँ पे नेगेटिव है। फोर्थ में सी से कौन शुरू होता है इनमें से? कॉज, तो कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेकंड, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है। बच्चों ये बात समझ आ गई? आप लोगों को याद रख सकोगे आप इसे? ये नेक्स्ट जी एक्सरसाइज में सर। जरूर इस्तेमाल होगी ये चीजें। अच्छा, यहाँ पे एक और, अगर हम इसको एनालाइज करें इस टेबल को, तो जरा गौर कीजिए। अब जैसे जैसे मैंने बताया है, अब इसमें एक कॉमन बात यह है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है और 2 में जरूर नेगेटिव होता है। बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। साइन
देखिए फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव हैं, तो साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा? फर्स्ट में और सेकंड में। अगर साइन सेकंड थीटा में। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, इट मींस वो थर्ड और फोर्थ में जरूर नेगेटिव है। ठीक। कॉज पे बात करके देखिए, ये फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होगा और थर्ड, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। टेन पे बात करके देखिए, तो फर्स्ट और थर्ड में टेन पॉजिटिव है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। इसी तरह को सेकंड, सेकंड और कॉर्ड, यानी कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव वैल्यू रखता है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ होता है? 180 से बड़ा, 270 से कम। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा, 360 से कम का होता है जी। ये रोटेशन जारी रहती है, बार बार अपनी पोजीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट करते रहते हैं। अभी बहुत कुछ और बताने वाला है, लेकिन अभी इस पेज पे मेरा मकसद था आपको ये बताना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलामात किस क्वाड्रेंट में कैसी रहती हैं, उनको याद कैसे रखना है हमने क्वेश्चंस के लिए। तो इस हवाले से कोई सवाल हो आपके जहन में तो पूछ लीजिए। जी बच्चों, नो सर। सबको नो। समझ आ गई? जी। जी। चलें ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो 9.2 अब जो मेन बात बताने वाली थी वो बता दी है। इस बेस पे हम उसे शुरू कर लेंगे आसानी से। तो आज के लिए इतना ही काम है जी, इसे आपने अच्छे से तैयार करना है।